अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को तमाम मुश्किलात और परेशानियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का 11th लेक्चर। At the start of this course, we decided to understand and to try to make this subject more easy by dividing it into 3 levels. What were those 3 levels? ज़रा ज़हन पे जोर दें। हमने डिसाइड किया था कि हम इस सब्जेक्ट को 3 लेवल्स पे स्टडी करेंगे। जी, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट ऑन इंडिविजुअल लेवल्स। We have tried to understand the basic building blocks of individual, his abilities, motivation, perceptions, and all those things. Now we are moving towards our second part, which is group level. And finally, both these levels will help us to understand this subject on organizational systems level. क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिविजुअल्स मिलके ग्रुप्स बनाते हैं और फिर यही ग्रुप्स या टीम्स या आप इनको डिपार्टमेंट्स का नाम दे लें, ये मिलकर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल बनाती हैं। तो वी आर ग्रेजुअली गोइंग अपवर्ड्स towards understanding this subject better. So let's have a look what we are going to learn today. What are today's topics? Group dynamics. जी, ग्रुप्स क्या होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, ये किस तरह इंडिविजुअल से डिफ़र करते हैं, किस तरह इनमें चीज़ें डिफरेंट होती चली जाती हैं, क्या इनके बगैर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चल सकती हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते और ग्रुप्स के किए जाते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमारी डिस्कशन होंगी हमारे सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स में। ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखें। सारे लोग मिलकर ऊपर जाने के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता बना रहे हैं। हर शख्स दूसरे की मदद कर रहा है। इनमें ये नहीं, ये चीज़ मैटर नहीं कर रही कि कौन ज़्यादा आगे जा चुका है और मैं ज़्यादा पीछे रह चुका हूँ। ओवरऑल पूरी की पूरी ग्रुप प्रोडक्टिविटी मैटर कर रही है। तो ग्रुप्स को ज़रा हम देखते हैं कि क्या है। अ ग्रुप इज़ 2 और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों लफ्ज़ों पे ज़रा गौर फरमाएं। इंटरेक्टिंग, आपस में उनकी इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, और इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। who perceive themselves as being a group and have come together to achieve particular objectives. दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में उनकी कम्युनिकेशन हो और आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और उनको पता हो कि हम एक ग्रुप के मेंबर्स हैं। और फाइनली लास्ट चीज़ क्या है? एंड हैव कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, और उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हों। ऐसे नहीं है कि ग्रुप के कुछ मेंबर्स का ऑब्जेक्टिव कुछ और हो और बाकियों का कुछ और हो। सो द ग्रुप इज इफेक्टिव व्हेन इट सेटिस्फाइज 3 क्राइटेरिया। ग्रुप की हमने डेफिनेशन तो समझी। अब कौन से ग्रुप्स इफेक्टिव होंगे जरा देखते हैं। 3 क्राइटेरियाज हम सेट कर रहे हैं जनाब एक अच्छे ग्रुप के लिए। पहला तो ये कि प्रोडक्शन आउटपुट हो उसकी। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप्स वर्क मस्ट मीट और एक्सीड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन आउटपुट हो वो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से बहुत अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि 10 लोग मिलके एक चीज़ बना रहे हैं और हर शख्स सोचे अच्छा खैर है, एट द एंड ऑफ डे हर शख्स ने कहना कि ये तो मिलके लोगों ने चीज़ बनाई है ना, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा क्वालिटी ऐड ना भी करूँ तो तब भी खैर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देन कम्स मेंबर सेटिस्फैक्शन। Members in the group must provide people with short-term satisfaction and facilitate their long-term growth and development. तो जो लोग उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन भी होनी चाहिए और उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्टिविटी तो ले रहे हैं, आप क्वालिटी और क्वांटिटी तो ले रहे हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मेंबर सेटिस्फैक्शन ले रहे हैं। एट द एंड ऑफ डे जब आप काम तो मुकम्मल कर लें लेकिन आपके मेंबर्स इस हद तक डिससेटिस्फाई हों कि वो दोबारा से उस ग्रुप के कभी मेंबर बनना पसंद ना करें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव ग्रुप में प्रोडक्शन आउटपुट भी होनी चाहिए लेकिन इसके साथ साथ मेंबर्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए उसके। एंड फाइनली कैपेसिटी फॉर कॉन्टिन्यूड कोऑपरेशन। अब ये कॉन्टिन्यूड कोऑपरेशन कहाँ से आएगी? डेफिनेटली मेंबर सेटिस्फेक्शन से ये आएगी। जब वो सेटिस्फाई होंगे तभी वो फर्दर कोऑपरेशन के लिए तैयार होंगे। How the group completes a task should maintain or enhance the group's ability to work together. Groups that don't cooperate cannot survive.
जी, तो उनकी आपस की कोऑपरेशन इतनी बेहतर होनी चाहिए कि वो फर्दर उस चीज को कंटिन्यू कर सकें। One of the truly remarkable things about work groups or team is that they can make 2 plus 2 is equal to 5। जी, हमारा मैथ हमें क्या बताता है कि 2 plus 2 must always be equal to 4। लेकिन ग्रुप्स या टीम्स में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, बड़ी रिमार्केबल चीज है कि वो 2 plus 2 को 5 भी कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग 2 plus 2 is equal to 3। कैसे होगा 2 plus 2 5 कैसे हो जाएंगे, 2 plus 2 3 कैसे रह जाएंगे? आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पुट करता हूँ। जरा ज़हन में लाएं कोई एक ग्रुप असाइनमेंट, आपको कभी आपकी एजुकेशनल लाइफ में एक ग्रुप असाइनमेंट दी गई हो, तो उसको ज़रा ज़हन में लाएं। समटाइम्स मे बी इन सम पार्ट ऑफ योर लाइफ आपने कभी सोचा हो कि अच्छा भाई ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं भी करता, तो एट द एंड ऑफ डे जब ये सारी असाइनमेंट अच्छी बन जाएगी कोई दूसरे लोगों की मेहनत से, तो मुझे भी एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, मैं भी उनमें से पास हो जाऊंगा। तो वो बेसिकली हर शख्स दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है कि ठीक है बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं मेहनत नहीं भी करूंगा तो इट्स ओके। तो इस वजह से ओवरऑल ग्रुप की प्रोडक्टिविटी 2 plus 2 3 रह जाती है। ग्रुप्स डिफाइंड, अगेन लेट्स हैव अ लुक। टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। सिंपल चीज है, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, किस लिए? एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपस में इंटरेक्शन ना हो तो हम उसको ग्रुप नहीं कह सकते, अगर कॉमन गोल ना हो तब भी हम उसको ग्रुप नहीं कहेंगे। तो ग्रुप्स और टीम्स में क्या फर्क है? क्यों हमेशा हम कहते हैं जी ये क्रिकेट की टीम है, हम उसको कभी ग्रुप का नाम क्यों नहीं देते? कभी गौर करें, ग्रुप और टीम में डेफिनेटली कुछ डिफरेंस होगा, तभी हम कहते हैं ना ये फुटबॉल की टीम है, ये क्रिकेट की टीम है और ये वर्क ग्रुप है। जरा देखते हैं, ग्रुप क्या है जी? टू और मोर पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स, दो या दो से ज्यादा लोग जिनके ऑब्जेक्टिव्स कॉमन है। अब टीम क्या है? अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, कुछ लोग जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होनी चाहिए, कि ऐसी जो डिफरेंट है, हर शख्स के पास एक ही जैसी स्किल्स नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्किल्स जो दूसरे के लिए जरूरी हो। वो आर कमिटेड टू अ कॉमन मिशन, ठीक है, ये तो ग्रुप में भी होता है कॉमन मिशन। परफॉर्मेंस गोल्स, वो परफॉर्मेंस गोल्स भी उनके सामने क्लियर होते हैं कि आपके जिम्मे क्या है, आपके जिम्मे क्या है। एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल, तो उसमें क्या है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं, फिर वो एक कॉमन मिशन पे काम कर रहे होते हैं, फिर परफॉर्मेंस गोल्स भी होते हैं उनके। अब जरा टीम पे गौर करें, क्रिकेट टीम, बैट्समैन के जिम्मे कॉमन उनके गोल्स क्या होंगे? परफॉर्मेंस गोल्स, कि जनाब आपने एटलीस्ट 260 280 300 तक विनिंग टारगेट देना है। फुटबॉल की टीम, गोलकीपर के क्या गोल्स हैं, डिफेंडर्स के क्या हैं, अटैक करने वालों के क्या हैं, ये सब के सामने परफॉर्मेंस गोल्स रखे जाते हैं। एंड फाइनली एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल, और 11 के 11 खिलाड़ी या सारे टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, हर शख्स दूसरे को जवाब दे होता है। लेकिन ग्रुप में हर शख्स सिर्फ ग्रुप लीडर को जवाब दे होता है। सो ग्रुप वर्सेस टीम्स क्या डिफरेंसेस हैं? ऑल टीम्स आर ग्रुप्स, बेसिकली हम समझे हैं कि ग्रुप इनिशियल फॉर्म है और टीम उसकी एडवांस्ड फॉर्म है। आई रिपीट, ग्रुप इनिशियल फॉर्म है और टीम एडवांस्ड फॉर्म है। तो सारे के सारे ग्रुप्स, सॉरी, ऑल टीम्स आर ग्रुप्स, जब टीम में पहुंच जाते हैं तो वो सारे के सारे ग्रुप्स तो जरूर रहे होते हैं ना, कुछ ग्रुप्स टीम में बन जाते हैं और कुछ ग्रुप ही रह जाते हैं। सम ग्रुप्स आर जस्ट पीपल असेंबल टुगेदर, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो जस्ट कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि उनका कोई कॉमन गोल हो, उनके परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हो, और वो इस तरह ग्रुप ही रहते हैं, वो टीम नहीं बन पाते। टीम्स हैव टास्क इंटरडिपेंडेंस वेयर एज सम ग्रुप्स डू नॉट। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एंजॉयिंग लंच टुगेदर, तो टीम के अंदर टास्क इंटरडिपेंडेंस होती है, जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एक क्रिकेट की टीम जब ओवरऑल ग्राउंड में उतरती है तो वो सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, बॉलर्स जितनी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अगर फील्डर्स कैच ड्रॉप कर दें तो क्या होगा? सारी की सारी उनकी मेहनत जाया है, वो डिपेंड कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम परफॉर्म करेगी तभी पूरी की पूरी टीम ऊपर जाएगी। लेकिन ग्रुप के अंदर समटाइम्स ऐसे होता है और समटाइम्स ऐसे नहीं होता। ग्रुप, इसकी एग्जांपल है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एंजॉयिंग लंच टुगेदर, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, वो आपस में बैठ के लंच एंजॉय कर रहे हैं, एक शख्स का अच्छा है, एक दूसरे का एक शख्स का लंच अच्छा नहीं है, स्टिल दे कैन एंजॉय। तो ये चीजें थोड़ी सी डिफर है ग्रुप्स वर्सेस टीम्स में। यहां से जरा दोबारा देखते हैं,
अब हम ग्रुप को जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्रुप्स की टाइप्स फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। फॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? इट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिमांड्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन सोच समझकर और एक किसी खास डिमांड्स के तहत इनको बनाया जाता है। डेजिग्नेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीन्स टू एन एंड। और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको एक मीन्स दिए जाते हैं, एक रास्ता दिया जाता है, और एंड मतलब एक रिजल्ट्स दिए जाते हैं। तो इनकी दो टाइप्स कौन सी होती हैं? कमांड ग्रुप comprises subordinates reporting directly to a given supervisor। कमांड ग्रुप दैट मीन्स कि एक सुपरवाइजर है और उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनके जिम्मे एक कॉमन गोल लगाया गया है। अब वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो उस लीडर को रिस्पॉन्सिबल हैं, उस ग्रुप लीडर को। और टास्क ग्रुप comprises एम्प्लॉयज हु वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क और प्रोजेक्ट। इसमें स्पेसिफिक एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही एक ग्रुप बना दिया जाता है। स्पोर्ट्स इवेंट आ गया, हमारे वहाँ पे एक टास्क ग्रुप बन गया जिसके में ये टास्क है कि जनाब आपने ग्राउंड्स को सेट करना है कि हमने यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स इवेंट्स कराने हैं। तो वो जैसे ही वो टास्क मुकम्मल होगा वो ग्रुप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मल ग्रुप्स में दो चीजें होती हैं हमारे पास, कमांड ग्रुप और टास्क ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं? रिजल्ट्स फ्रॉम नेचुरल ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल इन वर्क एनवायरमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सोशल नीड्स। अब देखते हैं आपकी, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो कुछ हम ख्याल लोग, एक जैसे सोचने समझने वाले, एक जैसे पसंद नापसंद रखने वाले लोग आपस में ग्रुप्स बनाते हैं। आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओन सेक। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई खास फायदा नहीं होता, ये लोगों के पर्सनल मकासद के लिए होते हैं। इसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स आते हैं जनाब। पहले कंप्राइजेस वर्कर्स कमिंग टुगेदर टू अचीव अ म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। से इंटरेस्ट है, सब ड्राइवर्स का एक चीज में इंटरेस्ट है तो वो सारे मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप के फोरम से वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सारे टीचर्स का, सारे वर्कर्स का, सारे क्लर्क्स का एक इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है, वो उस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और इसके बाद फ्रेंडशिप ग्रुप्स, जो हमारे नॉर्मल यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, सोशल लाइफ में हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप बनते हैं। कंप्राइजेस वर्कर्स हु शेयर समथिंग इन कॉमन। उनमें अंदर कोई चीज कॉमन होती है, एक जैसी पसंद नापसंद होती है, तो वो ओवरऑल एक फ्रेंड्स ग्रुप बन जाता है। तो हमारे पास ग्रुप्स हैं, हमने ग्रुप्स को समझा और ग्रुप्स की दो किस्में हैं ब्रॉडली, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जिनको ऑर्गेनाइजेशन बनाती है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उनमें कमांड ग्रुप होता है और टास्क ग्रुप होता है। और इनफॉर्मल जो नॉर्मल हमारी सोशल सेटिंग में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स होता है और फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं। ये उसी चीज को हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं। फॉर्मल फॉर्मल में कमांड ग्रुप्स और टास्क ग्रुप्स, इनफॉर्मल और इनफॉर्मल में इंटरेस्ट ग्रुप्स और फ्रेंडशिप ग्रुप्स। अच्छा, फॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा उनमें जो ग्रुप हो उसके लीडर को ग्रुप लीडर का टाइटल दिया जाए। टाइटल्स में वेरी, टाइटल्स कुछ भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में वो कुछ नया टाइटल दे सकते हैं। उसका नाम सुपरवाइजर हो सकता है, उसका नाम फोरमैन हो सकता है, उसको डिपार्टमेंट मैनेजर कह सकते हैं, उसको कमेटी का चेयर कह सकते हैं, टास्क फोर्स का हेड कह सकते हैं, प्रोजेक्ट लीडर हो सकता है, या हो सकता है इन सब में से कोई ना हो और वो कोई नया टाइटल उनको दें। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग पे और वर्क एनवायरनमेंट पे और बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे। टाइटल से हमें ओवरऑल अंदाजा नहीं हो सकता, हम उसके वर्क की नेचर को देखेंगे कि एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज इसको दिया गया है और इनके सामने एक कॉमन गोल है और ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये एक ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया। बाकी चीजें टाइटल्स वगैरह वेरी कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। रिमेंबर, हम क्यों इस सारी चीज को समझ रहे हैं? When individuals are in groups, they act differently than when they are alone. एम्प्लॉयज जब किसी ग्रुप के पार्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं तब वो टोटली डिफरेंट रिएक्ट करते हैं जब उनके जिम्मे अकेले कोई काम लगाया जाता है। एक शख्स जब अकेला एक काम कर रहा हो, आप अकेले जब असाइनमेंट कर रहे होंगे तो आप उसको ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा बेहतर तरीके से समटाइम्स करेंगे। लेकिन जब आप एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप काम कर रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि आप उतनी ही जिम्मेदारी से करें। हो सकता है वो आप समटाइम्स आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, इतने एफिशिएंट हैं कि आप उतनी ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस एम्प्लॉयज they don't take so much responsibility when they are working as a part of group. So that's why we are here to understand the group dynamics कि ग्रुप्स के अंदर लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्यों कुछ ग्रुप प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं होते, तो ये क्या इसके पीछे डायनामिक्स हैं। Why do people join groups? ग्रुप ज्वाइन करने की रीजंस क्या हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं नहीं जी मेरी सर मुझे अलग से मेरी असाइनमेंट दे दें एंड दैट्स इट, मैं कर लूंगा बस। ग्रुप में लोग ठीक काम नहीं करते, उनकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी। तो आखिर ग्रुप्स को क्यों ज्वाइन किया जाता है? सिक्योरिटी,
मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, टीचर्स अपनी यूनियंस बनाते हैं, ड्राइवर्स, क्लर्क्स, बाकी प्रोफेशनल, ये सारे के सारे किस मकसद के लिए बनाते हैं? सिक्योरिटी के लिए, ताकि हमारे ओवरऑल इंटरेस्ट सिक्योर रहें। देन कम्स स्टेटस। डेफिनेटली हर इंसान बेहतर स्टेटस चाहता है, तो वो स्टेटस और अपनी लीडरशिप को ओवरऑल मनवाने के लिए ग्रुप्स ज्वाइन करता है। देन कम्स सोशल नीड्स। इंसान की सोशल नीड्स है, मैस्लो ने कहा था कि इंसान की सोशल नीड्स होती हैं, वो ओवरऑल लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, इज्जत और मोहब्बत की बुनियाद पे वो बेहतर ताल्लुकात चाहता है, तो इसलिए भी वो ग्रुप्स ज्वाइन करता है। देन कम पावर। इंसान पावर के लिए भी कि जनाब मैं एक ग्रुप बनाऊंगा और मैं उसका ग्रुप लीडर होऊंगा और मैं वहाँ पे जनाब उस फोरम से अपने मुतालबात को मनवाऊंगा और लोग मेरे फॉलोअर्स होंगे, तो इससे मुझे ओवरऑल एक पावर गेन होगी। इस मकसद के लिए भी हम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। और फाइनली गोल अचीवमेंट। सम गोल्स ऐसे होते हैं, कुछ गोल्स के जिनको हमें फील होता है कि हम इंडिविजुअली इस गोल को बेहतर तौर पे अचीव नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप, तो हम ग्रुप को ज्वाइन करके उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये चंद रीजंस हैं जिनके लिए लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। हमारे आज का लेक्चर का फाइनल टॉपिक, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप जब बनाया जाता है, ग्रुप जब काम करता है, तो उसकी कौन सी स्टेजेस होती हैं, एक ग्रुप कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस ग्रुप को, आप इन चीज़ों को समझते हुए अपनी रियल लाइफ को एक एग्जाम्पल सामने रखें। आपने कभी मस्जिद के लिए कोई एक कमेटी या कोई ग्रुप बनाया हो, आपने अपने खेल के लिए कोई एक ग्रुप बनाया हो, आपने स्टडी का कोई ग्रुप बनाया हो, तो उस पर आप इन एग्जाम्पल्स को ज़रा अप्लाई करके देखिएगा। फॉर्मिंग, सबसे पहले ग्रुप फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। सेकंड फेज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म किसे कहते हैं? थंडर स्टॉर्म, तूफान। तो बनाने के फौरन बाद क्या होता है, एक खींचातानी की कैफियत शुरू होती है, जिसको हम स्टॉर्मिंग का नाम देते हैं। वी विल हैव अ लुक ऑन ऑल ऑफ देम वन बाय वन। स्टॉर्मिंग के बाद नॉर्मिंग, फिर वो तूफान थमता है, चीजें थोड़ी सी रूटीन पे आना शुरू होती हैं, नॉर्मलाइज होती हैं। और अब यहां पे आया है परफॉर्मिंग। ग्रुप बनने के फौरन बाद ही वो परफॉर्म करना नहीं शुरू कर देता, फॉर्मिंग होती है, तो उसके साथ स्टॉर्मिंग का एक फेज होता है, खींचातानी होती है, हर शख्स बेहतर अपने रिसोर्सेज गेन करने की कोशिश शुरू करता है, फिर वो नॉर्मल होता है और फिर फाइनली वो स्टेज में आता है कि वो परफॉर्म कर सके। तो ग्रुप ने परफॉर्म किया, मकसद अचीव हो गया, और उसके बाद फाइनली एडजर्निंग, उस ग्रुप का खात्मा। अगर गोल अचीव हो गया तब भी वेरी गुड, हमने अपना जो टास्क था वो अचीव कर लिया, लेट्स से गुड बाय टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। और अगर वो ग्रुप अपना गोल अचीव नहीं कर सका, तब भी आखिर उसको खत्म होना होता है। तो ये ओवरऑल स्टेजेस हैं ग्रुप डेवलपमेंट की। लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन। फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है? इनिशियल एंट्री ऑफ मेंबर्स टू अ ग्रुप। कि जनाब क्लास बैठी है, एक टीचर ने कहा मुझे एक काम के लिए एक ग्रुप चाहिए, जनाब मिस्टर एक्स आ जाए, मिस्टर जी आ जाए, मिस्टर एन आ जाए और मिस फ्लां आ जाए। अब फौरी तौर पे जब मैंने उन चार को स्टेज पे बुलाया, हर शख्स ने देखना है कि यार ये जो दोस्त मेरे साथ खड़ा है, ये बंदा तो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, मैं इसके साथ कैसे काम करूंगा। फॉर्मिंग स्टेज है अभी जस्ट। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियल एंट्री होती है अभी मेंबर्स की। मेंबर्स कंसर्न्स इंक्लूड गेटिंग टू नो ईच अदर। वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं कि भाई ये कौन है, ये जो मेरे साथ ग्रुप में मेंबर है, ये कैसा बंदा है, ये काम करता है, निकम्मा है, कैसा है, मैं इसके साथ एडजस्ट हो सकूंगा। डिस्कवरिंग व्हाट इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। फिर वो ये देखते हैं कि यार इस ग्रुप में काम करने के लिए बिहेवियर कैसा अडॉप्ट करना पड़ेगा मुझे, ये सारे ग्रुप मेंबर्स का कैसा बिहेवियर होगा। डिटर्मिनिंग द ग्रुप्स रियल टास्क। फिर वो देखते हैं कि अच्छा भाई ये ग्रुप किस मकसद के लिए बनाया गया, इसका रियल टास्क क्या है। और फिर फाइनली डिफाइनिंग ग्रुप रूल्स। फिर वो कहते हैं हाँ जी, अब हम एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, हमारे जिम्मे एक काम है, तो अब हम कुछ रूल्स बना लेंगे। जनाब कोई शख्स लेट नहीं आएगा, कोई शख्स अर्ली लीव नहीं करेगा, बंक नहीं होगा, इसमें हर शख्स अपनी फुल परफॉर्मेंस देगा, हर शख्स दूसरे को अकाउंटेबल। ये बेसिकली हम रूल्स डिफाइन कर लेते हैं, ये सारे फॉर्मिंग स्टेज में होते हैं। देन कम स्टॉर्मिंग स्टेज, पीरियड ऑफ हाई इमोशनैलिटी एंड टेंशन अमंग ग्रुप मेंबर्स। इसमें बड़ी हाई इमोशंस और टेंशंस होती हैं, खींचातानी होती हैं, हर शख्स इसमें ज्यादा अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा होता है। मेंबर्स कंसर्न्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कोलेशंस एंड कलीग्स। अच्छा, तो मैं देखता हूं कि जनाब हम एक ग्रुप में 2 फीमेल्स हैं, तो हम फौरी तौर पे आपस में मिलकर अपनी कोलेशन बना लेते हैं। हम 3 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं, तो हम 3 मेल्स फौरी तौर पे मिलकर अपना एक कोलेशन बनाते हैं कि भाई ये फीमेल्स तो ज्यादा हैं, हमें इनसे मुकाबला करना होगा, तो आप आए, हम एक ग्रुप के अंदर ग्रुप बनाते हैं। तो ये फौरी तौर पे होता है स्टॉर्मिंग स्टेज में। फिर
डीलिंग विद आउटसाइड डिमांड्स, जो दूसरी बाहर से डिमांड्स आप पे आ रही होती हैं कि जनाब आपने ये करना है, वो करना है, आपके जिम्मे ये भी काम है, उनके साथ भी डील करना होता है। क्लैरिफाइंग मेंबरशिप एक्सपेक्टेशंस, जो मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको क्लैरिफाई किया जाता है कि जनाब आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा, और फलां चीज़ें हमें दी जाएंगी और फलां चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, उसके बगैर हमें काम करना होगा। डीलिंग विद ऑब्स्टेकल्स टू ग्रुप गोल्स, ग्रुप के जो गोल्स हैं उनके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं उनको डील करना पड़ता है स्टॉर्मिंग स्टेज में। और फाइनली अंडरस्टैंडिंग मेंबर्स इंटरपर्सनल स्टाइल्स, हर शख्स का एक ओवरऑल स्टाइल होता है दूसरों के साथ डील करने का, उसको हम इंटरपर्सनल स्टाइल कहते हैं कि वो दूसरों के साथ कैसा बिहेव करता है, उसको समझा जाता है। हम कहते हैं जी फलां बंदा बड़ा बतूनी है, फलां बंदा बड़ा रिजर्व है, फलां बंदा थोड़ा सा बोलता है, फलां बंदा बड़ा ईगोइस्ट है, और इनके मुताबिक मैंने इसको डील करना है। ये सारे के सारे स्टॉर्मिंग स्टेज में इसकी हमारे कंसर्न्स होते हैं। देन कम नॉर्मिंग स्टेज, जब तूफान थमता है और चीज़ें नॉर्मल होती हैं। द पॉइंट एट विच द ग्रुप रियली बिगन्स टू कम टुगेदर एज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट, ये है वो पॉइंट जहाँ पे वो ग्रुप अपनी असल शक्ल बनाकर सामने आता है। मेंबर्स कंसर्न क्या होते हैं इसमें? होल्डिंग द ग्रुप टुगेदर, कि भाई फलां शख्स नाराज हो रहा है, उसको हमने मना के लाना है, क्योंकि स्टॉर्मिंग में हर शख्स ने अपनी अपनी मनवाने की कोशिश की थी ना, तो अब किसी को कोई इसकी बात नहीं मानी गई तो वो नाराज है। सबसे पहला कंसर्न क्या है कि ग्रुप को इकट्ठा रखना है, फलां को मना के लाना है। डीलिंग विद डाइवर्जेंट व्यूज एंड क्रिटिसिज्म, डाइवर्जेंट जो मुख्तलिफ किस्म के व्यूज होते हैं जो एक दूसरे से एग्री ना कर रहे हों, और क्रिटिसिज्म तनकीद कि भाई ये आपने गलत किया है, आप गलत कह रहे हैं, ये काम इस तरह नहीं होगा, मेरे ख्याल में हम इसको इस तरह बेहतर कर सकते हैं, ये सारी क्रिटिसिज्म है। तो इन सब के साथ डील किया जाता है नॉर्मिंग स्टेज में। और फिर फाइनली डीलिंग विद द प्री मेच्योर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है कि जनाब अब तो हम काम कर चुके हैं, अब तो हम ये मैच जीत चुके हैं, अब हमें कोई नहीं हरा सका, और अभी उस मैच को खत्म होने में कुछ ओवर्स बाकी और कुछ मिनट बाकी होते हैं, और दूसरी टीम बहुत ज़्यादा हिम्मत करती है और आपको हरा देती है, तो उसको हम कहते हैं प्री मेच्योर सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, कि अभी आप जीते नहीं हैं लेकिन आपने पहले ही अज्यूम कर लिया कि हम जीत चुके हैं। तो इसके साथ भी हमें डील करना पड़ता है नॉर्मिंग स्टेज में कि जनाब ऐसा नहीं है। अब आती है जनाब परफॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पे हमने परफॉर्म करना है। मार्क्स द emergence ऑफ अ मैच्योर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंक्शनिंग ग्रुप, यहाँ पे एक मैच्योर और ऑर्गेनाइज्ड और बेहतरीन तौर पे काम करने वाला ग्रुप हमारे सामने आया है, ये पिछली स्टेजेस से निकलकर। Members deal with complex tasks and handle internal disagreements in creative ways, अब वो सारे एक दूसरे को समझ चुके हैं, एक दूसरे के साथ खींचातानी के बाद वो नॉर्मल हो चुके हैं, एक दूसरे के इंटरपर्सनल स्टाइल्स और क्रिटिसिज्म और हर चीज़ को समझ चुके हैं। तो अब उनके जो इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको बड़े वो क्रिएटिव तरीके से कि अच्छा भाई फलां बंदा कह रहा था कि इस काम को ऐसे कर ले, तो यार उसकी बात में वजन है, उसकी बात में हम उसको मान के देखते हैं, मे बी उस तरह हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो, तो हम उसको अब क्रिएटिव तरीके से ले रहे हैं। प्राइमरी चैलेंज इज टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि भाई नहीं, अब मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, मैंने यहाँ पे परफॉर्म करना है और मैंने ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ग्रुप की प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करना है। तो ओवरऑल हमने एक अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने हैं, ये परफॉर्मिंग स्टेज में हमारे कंसर्न्स होते हैं। फाइनली कम्स एडजर्निंग स्टेज, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर टेम्परेरी ग्रुप्स, जो टेम्परेरी ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि एडजर्निंग उनकी स्टेज बहुत बेहतर तौर पे हो। A well integrated group is able to disband when its work is finished, एक अच्छा ग्रुप उसके अंदर ये खासियत होती है कि जब उनका काम मुकम्मल हो जाए तो वो अच्छे तौर पे गुड बाय कर सके एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि इल्ज़ाम तराशियों के जरिए कि जनाब अगर हमने अचीवमेंट हुई है तो ये तो सारा मेरा काम था, आप सब लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो बैठे रहते थे, और अगर फेलियर हुआ है तो जनाब फलां की वजह से फेलियर हुआ है, फलां भी लेट आता था, फलां ने भी कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए एक अच्छी एडजर्निंग स्टेज में। एंड विलिंग टू वर्क टुगेदर इन द फ्यूचर, और अगर वो अच्छे तौर पे एडजर्न करेंगे तभी वो इस काबिल होंगे कि वो आइंदा काम करने के काबिल हो सकें, आइंदा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। तो हमारी ग्रुप की फॉर्मिंग की कौन सी स्टेजेस हैं? ग्रुप डेवलपमेंट, प्री स्टेज, इसमें देखें कोई हायरार्की नहीं है, हर शख्स रैंडमली है, हर शख्स अपनी मर्जी से है। स्टेज वन फॉर्मिंग, अब हम इसको एक हमने एक सर्कल लगा दिया है कि जनाब ये लोग हैं ग्रुप में, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, यहाँ पे रैंडम है टोटली। अब हमने इनको एनसर्कल कर दिया कि ये जो 5 लोग हैं ये एक ग्रुप के मेंबर हैं, राइट। अब स्टेज 2 आ गई स्टॉर्मिंग, अब यहाँ पे खींचातानी शुरू हो गई है, हर शख्स दूसरे को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, हर शख्स ज्यादा रिसोर्सेज गेन करने की कोशिश कर रहा है, हर शख्स ग्रुप लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मिंग, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं, ये एक सिमिट्री में आ रहे हैं, एक तरतीब में आ रहे हैं, इन्होंने समझ लिया है कि भाई अब हमारे सामने ये गोल्स हैं और इनको हमने अकॉम्प्लिश करना है।
और देन कम फोर्थ स्टेज परफॉर्मिंग। अब परफॉर्मिंग के लिए उन्होंने एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया है, आपस में हर शख्स की हर मेंबर के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है, 360 डिग्री में हर शख्स दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। और फाइनली जब इन्होंने गोल अचीव कर लिया तो एडजर्निंग स्टेज, जिसके जरिए इन्होंने डिसबैंड किया खुद को और ग्रुप को ग्रेजुअली इन्होंने खत्म कर लिया। तो ये हैं ग्रुप की स्टेजेस। तो दूसरे एंगल से जरा देखें, यहाँ पे ये टोटली इंडिपेंडेंस थे। जब हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं होते तो हम टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर ग्रुप फॉर्म होता है, फॉर्मिंग होती है, स्टॉर्मिंग होती है। तो डाउन द रोड आप देखें कि डिपेंडेंस जो है ये इंटर डिपेंडेंस में चेंज हो रही है। अब पहले इंडिपेंडेंस थी, इंडिपेंडेंस आज़ादी, डिपेंडेंस एक दूसरे पे डिपेंड करना या एक दूसरे पे ओवरऑल हम दूसरे अपने काम के तकमील के लिए दूसरे की तरफ देखते हैं। और यहाँ पे इंटर डिपेंडेंस आ रही है। इंडिपेंडेंस अब आहिस्ता आहिस्ता इंटर डिपेंडेंस में चेंज हो रही है, जिस तरह हम ग्रुप के अंदर ज्यादा डीपली जा रहे हैं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, यहाँ तक हम ओवरऑल इंटर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और जब एडजर्निंग हो गई, ग्रुप खत्म हो गया, तो क्या होगा, दोबारा से हमारी आज़ादी हमें मिल जाएगी। वी विल रिटर्न टू इंडिपेंडेंस। एडजर्निंग फेज में इंडिपेंडेंस आ जाती है दोबारा से। तो जब हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं होते तो हमारे सामने इंडिपेंडेंस होती है। जैसे जैसे हम ग्रुप के मेंबर्स बनते चले जाते हैं, हम डिपेंड करते हैं और हम इंटर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हर मेंबर दूसरे का डिपेंडेंट होता है। और फाइनली जब एडजर्न हो जाते हैं तो तब रिटर्न टू इंडिपेंडेंस, दोबारा से हम आज़ाद हो जाते हैं। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स स्टॉप इट हियर। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर टाइम। Let's have a quick summary of what we have learned today. We started with defining the groups. We understand that two or more individuals interacting with each other in order to accomplish a common goal. This is the standard definition of group. And then here are some stages of group development. You can also call it team development. Forming, storming, norming, performing, and adjourning. These 5 are the group development stages.